बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पोलर कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बात की थी, जिसमें मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बताया, उसकी इक्वेशंस को किस तरह से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट किया, हमने किस तरह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को बनाया, और आपको डिफरेंट शेप्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने आपको बताया कि सिलेंडर जो है वो चाहे वो सर्कुलर हो या किसी और भी शेप का हो, वो एक इन्फिनिट या फाइनिट सिलेंडर्स जो हैं वो किस तरह से शेप्स बनाते हैं। उसके अलावा हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात की, जिसमें आपके पास कोई भी राउंडेड फिगर्स जो हैं वो किस तरह से शेप बनाती हैं, चाहे वो इलिप्टिकल स्फीयर हो या वो सर्कुलर स्फीयर हो या कोई भी शेप बन रही हो, वो आपको जो है वो स्फेरिकल जो शेप देता है, जिसमें आपके पास एक डिस्टेंस था और दो आपके पास एंगल थे। जबकि सिलेंड्रिकल में आपके पास एक सिलेंडर का एक्सिस की डायरेक्शन होती है, एक उसका रेडियस होता है और एक एंगल होता है। या स्फेरिकल में आपके पास दो एंगल हैं और आपके पास एक डिस्टेंस है। और ये शेप जो हैं वो आपने बताए में हमने उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट किया। फिर उसके अलावा हमने इसके से रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स की, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट किया, और इसी तरह से हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल इक्वेशंस को जो है वो कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। और फिर उनकी शेप्स को मैंने आपको बताया कि किस टाइप की उनकी शेप बनती हैं, उनके सेंटर कहाँ लाई करते हैं, रेडियस क्या होता है। हमने डिफरेंट शेप्स के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन ली। आज का जो लेक्चर है वो हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के हवाले से बात करेंगे। वेक्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मैथमेटिक्स का एक फील्ड है, जिसमें हम जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो हमारे मैथमेटिक्स में, जो इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वेक्टर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। और फिर हमारी इक्वेशंस भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाती हैं। आप देखिएगा कि जब हम वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम बजाय इसके कि उसके तमाम जो है कोऑर्डिनेट्स की बात करें, हम एक वेक्टर की फॉर्म में एक पॉइंट जो है एक वेक्टर एक डायरेक्शन जो है वो हम ले लेते हैं, जिसके कंपोनेंट्स ऑब्वियसली आपको जो है वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो किस टाइप का वेक्टर है। सो हम शुरू करेंगे। हमने इससे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात की थी, और पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि जो है कोई भी जो पाथ ट्रेस करना होता है तो हमारे लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोई भी सर्कल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो किस तरह से किस टाइम के साथ किस तरह मूव कर रहा है, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती हैं। अब हम 3D में आ गए हैं, हम 3D की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 3D में भी कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं। तो जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्पेस में, तो इक्वेशन जो है अब हमारे पास क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस बन गई है, सो हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी वो x = f of t, y = g of t और z = h of t। जब हम प्लेन में जाएंगे तो हमारे पास जो है वो h of t जब 0 होगा तो हम प्लेन में आ जाएंगे। सो हमारे पास 3 डायमेंशन है, तो हमारे पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जबकि पैरामीटर जो है वो कर्व है। सो पैरामीटर जो है एक है t, और उसके दैट गिव्स द बॉडीज कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है कि किसी भी बॉडी के जो कोऑर्डिनेट हैं XYZ, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उस स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट XYZ होंगे, और वो जो हैं इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से आपको मिलते हैं। दे सर्व एज पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द बॉडीज मोशन एंड पाथ। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने प्लेन में बात की थी। विद वेक्टर नोटेशन वी कैन कंडेंस दीज इनटू अ सिंगल इक्वेशन। ठीक है, ये पहले आपके पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो हम जब वेक्टर की बात करेंगे तो हम इसको कंडेंस कर लेंगे, एक सिंगल इक्वेशन बना लेंगे। सो दैट विल बी कि हमारे पास ये r जो है वेक्टर है, और ये आपका किसी भी ओरिजिन से उसका पॉइंट का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जो कि हम उसको रिजॉल्व करते हैं i कंपोनेंट में जो f of t है, y कंपोनेंट में या j कंपोनेंट में जो g of t है, और k कंपोनेंट जो है वो h of t है। सो हम किसी भी जो है वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ दीज 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो r है वो भी हमारे पास वेक्टर फंक्शन होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ t। सो दिस गिव्स द बॉडीज पोजिशन एज वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम
For an object moving in the xy plane, the component function ht is 0 for all time, that is identically 0। कि आप जब xy प्लेन में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो थर्ड डायमेंशन का जो कोफिशिएंट है इसका वो ht वो 0 होगा फॉर ऑल टाइम। तो आप जब फॉर ऑल टाइम ये 0 हो जाएगा तो आप जो वेक्टर है वो आपका प्लेन में होगा। वेक्टर फंक्शंस व्हेन अ पार्टिकल मूव्स थ्रू स्पेस ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल, ठीक है। हमने जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन में पिछली दफ़ा भी इंटरवल की बात की थी, और इंटरवल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट आपको बताता है। उसके अलावा ये डायरेक्शन भी इंटरवल जो है वो आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है। सो जो है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल आई, द पार्टिकल्स कोऑर्डिनेट एज फंक्शन डिफाइंड ऑन आई आर x is equal to f of t, y is equal to g of t and z equal to h of t। जो इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से शो कर रहे हैं, t बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। आपके पास जब भी हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं हमें इंटरवल भी मिलना चाहिए। द पॉइंट x y z इज इक्वल टू, x की जगह हमने f of t लिखा, y की जगह हमने g of t लिखा, z की जगह हमने h of t लिखा, और t बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। दिस मेक अ कर्व इन स्पेस, ठीक है। ये एक्स वाई जी जो है वो आपको, आप जब स्पेस में जाते हैं तो ये आपको एक कर्व देता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप कर्व की बात करते हैं तो आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए, जब आप सरफेस की बात करते हैं तो आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, और जब आप स्पेस में जाते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपके पास तीन पैरामीटर होते हैं। सो हमारी जो है ये कर्व है जो कि स्पेस में है, सो हमारे पास जो है वो t वो सिर्फ एक पैरामीटर t है, दैट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल्स पाथ, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये कर्व ट्रेस कर रहा है पॉइंट, और जब जो आपका t वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट जो है मूव करेगा, जो t वेरी करेगा तो आपके पास जो है वो ये पार्टिकल का पाथ ट्रेस होगा। हमने आपको बताया था पैरामीट्रिक कर्व्स जो हैं वो उनके लिए कंडीशंस थी, कर्व स्मूथ होनी चाहिए, कर्व सिंपल होनी चाहिए, कर्व पीसवाइज स्मूथ होनी चाहिए, और इंटरवल या तो क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए। और कर्व जो है वो आपकी कहीं पे भी अगर क्लोज इंटरवल है तो आपका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो सकता है, उसके अलावा कोई पॉइंट भी दोबारा से अपने उसका जो है वो उस पर मार्क नहीं होना चाहिए, दोबारा उस पॉइंट पे से कर्व आपकी गुजरनी नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो आपकी जो है कर्व जो है वो स्मूथ और सिंपल होनी चाहिए। द इक्वेशन एंड द इंटरवल, जैसे एग्जैक्टली प्लेन की बात थी तो इक्वेशंस एंड इंटरवल दे पैरामीटराइज द कर्व। द कर्व इन स्पेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब जो है पहले हमने बात की थी, तो अब जो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन की बात की थी, पाथ की बात की थी, अब ये वही पॉइंट जो है वो स्पेस में है और हम उसको वेक्टर के साथ डिनोट कर सकते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारे पास कोई भी पॉइंट है जो कि स्पेस में है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एफ टी, जी टी एंड एच टी, कि आप जो टाइम के साथ आप वेरी करते हैं, जहाँ देखिए आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे t ज़ीरो है तो ये इस तरह से जो t चेंज हो रहा है ये इसके साथ मूव करता चला जा रहा है, और ये आपके पास, और ये जो है ये नज़र आ रहा है क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है, ये उसके साथ कोई स्पाइरल टाइप चीज़ बन रही है और ये मूव करता जा रहा है t के साथ। ये कर्व जो है ये आपकी, हम इसको वेक्टर फॉर्म में, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके साथ यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट को जो हम लाइन ज्वाइन कर रही है, ये वेक्टर जो है वो आपका वेक्टर आर है या ओ पी है। इसको हमने एफ टी, इसका आई कंपोनेंट हम अगर एक्स के साथ देखें तो एक्स में जो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स जो है हम इसको आई के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरह से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y जो है वो हम उसको j से डिनोट करेंगे, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z जो है वो हम उसको k से डिनोट करेंगे। सो r के जो कंपोनेंट्स हैं वो f ऑफ t जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट है, ये जी टी y कोऑर्डिनेट है, और एच टी जो है वो इसका z कोऑर्डिनेट है। और सो हम जो है r को जो है वो हम ओ पी जो है वो लेंथ ले रहे हैं फ्रॉम ओ टू पी,
ये ओरिजिन से हम इसको वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द पार्टिकल्स पोजीशन, ठीक है। और पार्टिकल क्या है, ये हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं एट टाइम t, इज दिस इज़ द पार्टिकल पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जो जो p मूव करेगा ये पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता चला जाएगा और इसी तरह से ये इसके साथ जो है वो मूव करता चला जाएगा। सो द फंक्शन f, g एंड h दे आर द कंपोनेंट फंक्शंस, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट या स्केलर फंक्शंस हैं और ये इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वेक्टर आपके पास जो है बिकॉज ऑफ i, j और k ये वेक्टर की है, इसकी डायरेक्शन है और ये जो है ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं। नाउ द पार्टिकल्स पाथ कैन बी कंसीडर्ड एज अ कर्व ट्रेस्ड बाय r ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल i, ठीक है। यही मैंने आपसे कहा कि ये जो है कर्व ट्रेस होगी और जो जो टाइम चेंज होगा r जो है ये ट्रेस करता चला जाएगा कर्व को। सो हम कह रहे हैं कि नाउ द पार्टिकल्स पाथ कैन बी कंसीडर्ड एज अ कर्व ट्रेस्ड बाय r ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल i, ठीक है। और आपको बताया है, पहले भी बताया है कि टाइम इंटरवल जो है उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेगा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। r इज डिफाइंड अबव इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल t on the interval I. More generally, a vector function or vector valued function, ठीक है। हम वेक्टर फंक्शन भी कह सकते हैं, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं। देखिए हम वेक्टर के साथ फंक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये t के साथ वेरी कर रहा है। सो ये दिस इज़ अ फंक्शन, लेकिन ये अब इसकी डायरेक्शन भी है। सो नाउ वी आर कॉलिंग इट एज वेक्टर फंक्शन या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, दोनों एक ही बात है। ऑन द डोमेन सेट D is a rule that assigns a vector in space to each element in D, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है कि एक वेक्टर फंक्शन ये क्या होता है कि किसी भी डोमेन सेट में this is a rule that assign a vector in space to each element in D, ठीक है। ये एक नोट करने की बात है कि the domain will be the interval of real numbers resulting in space curve, ठीक है। कि आपके ये डोमेन के जो पॉइंट्स हैं वो रियल होंगे, इमेजिनरी या अनडिफाइंड नंबर्स नहीं होंगे। सो जो स्पेस में कर्व ट्रेस करेंगे डोमेन जो है, जो जो आपका डोमेन जो है वो मूव करेगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल एंड पॉइंट तक, तो आपकी कर्व ट्रेस होगी, पाथ ट्रेस होगा। दूसरी बात यह है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस मीन द स्केलर फंक्शंस, ठीक है। हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की बात की तो इसमें आपकी डायरेक्शन आ गई, लेकिन जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो हम उसके स्केलर फंक्शंस की बात करेंगे, हम उसकी वेक्टर की बात नहीं कर रहे होंगे। तो सो आपके पास स्केलर फंक्शंस और हैं और वेक्टर फंक्शंस और हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वेक्टर फंक्शंस, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ r आर स्केलर फंक्शंस ऑफ t, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया f ऑफ t, g ऑफ t, h ऑफ t वो जो हैं वो स्केलर फंक्शंस हैं और वो फंक्शन टाइम के हैं, ठीक है। टाइम के साथ वो वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ग्राफ द वेक्टर फंक्शन आर टी इज इक्वल टू कॉस टी आई, ठीक है। फंक्शन इन आई डायरेक्शन, साइन टी फंक्शन इन जे डायरेक्शन प्लस के टी। ये आपके पास एक वेक्टर है तो हमने इसको ग्राफ ड्रा करना है। पहले तो हम ये है कि आप देखिए कि आपके पास ये है कॉस टी आई प्लस साइन टी। वेक्टर को जब आप देखिए तो आपके पास क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई जो है 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, पहले दो कंपोनेंट्स लें तो आपके पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 आता है। और ये आपके पास इक्वेशन जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है। और जो जो आपके पास टी चेंज होगा, अब क्योंकि हम ट्रेस कर रहे हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और जिसका रेडियस जो है वो 1 है, ठीक है। ये आपका सर्कल है। और इसके साथ क्या है, जो थर्ड कंपोनेंट है जो z डायरेक्शन में है वो क्या है, वो t है। इसका जो फंक्शन है वो t है। तो जो जो आप t को चेंज करते हैं, जब हम t इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, वेक्टर r क्या आएगा, t 0 पे r 0, cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। ये आपका x कंपोनेंट है 1,
साइन टी 0 हो जाएगा, ये आपका गायब हो जाएगा, और टी 0 ले रहे हैं तो ये भी आपका 0 है। सो हमारे पास जो अगर हम देखें कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या है, r0 इज इक्वल टू cos 0 in xi डायरेक्शन, sin 0 in j डायरेक्शन, प्लस 0 इन k डायरेक्शन। तो आपके पास ये क्या आ जाता है, दिस इज ओनली i डायरेक्शन में, और इसके कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। फिर मैं इसके साथ, क्योंकि मेरे पास ये एंगल है तो मेरे लिए आसान है कि मैं इसमें बड़े सिंपल से लेके आपको बताऊं। तो से लेट से कि ये π/2 है, ठीक है। π/2 जब होगा तो ये क्या होगा, cos π/2 i प्लस साइन π/2 j प्लस, अब t क्या है, π/2 k। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 0 आ गया, ये साइन जो है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सो j और प्लस π/2 k ये है। उसके बाद r को मैं पाई ले लेती हूँ, cos पाई i प्लस साइन पाई j प्लस पाई k। तो ये क्या बनेगा, cos पाई जो है वो आपको पता है ये -1 है तो -i, ठीक है। साइन पाई क्या है, 0 है, तो 0 आपका मल्टीप्लाई होता है तो 0j हो जाता है, और जो है नॉन ज़ीरो है वो आपके पास है पाई k, ठीक है। उसके बाद हम r 3π/2 ले लें तो हमारे पास क्या आता है, cos 3π/2 i प्लस साइन 3π/2 j प्लस 3π/2 k। अब इसमें क्या है, ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास क्योंकि आप जो है वो एंगल 3π/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या y की नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो ये माइनस है। सो इसमें -j प्लस 3π/2 k, देन r 2π, तो ये आपके पास आ जाता है cos 2π i प्लस साइन 2π j प्लस 2π k इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 आ गया, i ये आपके पास 0 आ गया, और प्लस 2π k। यहाँ एक बात नोट कीजिए, चले हम अगेन आप देखिए कि ये अगर हम यहाँ देखें तो पहले r0 पे आपका जो था r की वैल्यू थी वो i पे थी, कि आपके पास अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं x है, y है, c है, ठीक है। हम इसमें i डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में i ले लेते हैं, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j ले लेते हैं, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k ले लेते हैं। अगर हम ये ले लें तो पहला जब r 0 था कि आपके पास यहाँ पे ये थीटा का एंगल जो है वो 0 था, तो आप x एक्सिस पे थे, ठीक है, x एक्सिस पे थे, और 1 यूनिट जो है वो यहाँ पे थे, ठीक है। उसके बाद जब हमने π/2 पे गए और ये एंगल आपका जो है वो 90 पे आया, तो आप y पे आए तो आपके पास जो था j था, लेकिन अब क्या हुआ, अगर हम k को डिवाइड कर लें 0 π/2 देन पाई देन 3π/2 देन 2π, तो हम अब जो है यहाँ पे जब पहुँचे तो हम z में हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। z में हम जब आपके पास π/2 है तो हम तब j पे आए ना, तो k जो है यूनिट वेक्टर π/2 है, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद जब हम पाई पे आए तो आप -i पे आ गए,
और आपके पास जो k था वो आपके पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे π/2 है, ये आपका पाई है। तो आप माइनस साइन पे जब माइनस एक्सिस पे गए, एक्स एक्सिस पे, तो आपकी जो है ये z जो है वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो आगे जा रहे हैं तो आपके पास जो है वैल्यू, तो आपके पास जब आपने 0 पे थे और 2 पाई पे आए तो सेम थीटा जो है वो उसी पोजीशन पे आप आ गए। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में। लेकिन क्या है, आपका जो k है फैक्टर वो अब वो पहले तो आपका यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब था कि यहाँ पे 0 k था। ठीक है, क्योंकि k नहीं है इट मीन्स के ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 था। तो आप प्लेन में थे अब, लेकिन अब प्लेन में नहीं है, अब आप थर्ड डायमेंशन में 2 पाई ऊपर चले गए। सो आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो आपकी कर्व जो है वो स्मूथ बन रही है और आप जो है वो सर्कल में इस तरह से मूव करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे तरह से आप। और क्योंकि आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर है प्लेन में, तो आपके पास जो है ये सारे का सारा आपके पास ये सिलेंडर बनता है जिसके गिर्द जो है वो स्पाइरल मूवमेंट हो रही है, जो कि कर्व जो है वो पाथ ट्रेस कर रही है, वो इस तरह से कर रही है। हम इसको देखते हैं, द कर्व राइजेस। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जब कर्व राइजेस एज के कंपोनेंट z इज इक्वल टू t इंक्रीजेस, हमने यही बात की कि आपके पास जो आपके पास कर्व जो है वो ऊपर उठ रही है, जो आपका k इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इस पे आप इस पॉइंट पे जब पहुंचे तो यहाँ नहीं थे, प्लेन, इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में आप नहीं थे, बल्कि आपके पास जो थी अब नेक्स्ट जो प्लेन थी वो k इक्वल टू π/2 थी। फिर उसके बाद जब आप दोबारा यहाँ पे आए तो y पे आए तो आपके पास जो है 2 पाई का पूरा साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया और आपके पास फिर आप जो है इस यहाँ पे आके तो आपके पास 2 पाई प्लस π/2 पे आप पहुँचे, तो तब आप जो है इस z प्लेन में आए। इसी तरह से जो आप चेंज हो रहे हो, आपका z इंक्रीज करता जा रहा है, आप डिफरेंट प्लेन सबटेंड कर रहे हो और वो एक स्पाइरल की शेप में आपका जो है पाथ ट्रेस कंटिन्यूस फंक्शन है। सो स्पाइरल की फॉर्म में आपकी जो है वो हो रहा है। सो द कर्व राइजेस एज k कंपोनेंट z इज इक्वल टू t इंक्रीजेस ईच टाइम t इंक्रीजेस बाय 2 पाई। ठीक है, अब जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं z एक्सिस के पैरेलल, तो वहाँ पे हर दफ़ा उस पॉइंट से आप 2 पाई ऊपर चले जाते हैं। आपका पॉइंट है उसी लाइन पे है, लेकिन आपका 2 पाई z इंक्रीज कर चुका है। द कर्व कंप्लीट्स 1 टर्न अराउंड द सर्कल। ठीक है, तो आप देखिए कि एग्जैक्टली आपकी ये शेप बन रही है कि जब आप t 0 था तो आप यहाँ थे, लेकिन जब t आपका π/2 हुआ तो आप y पे आए, लेकिन अब ये पोजीशन जो है वो आपका t π/2 पे आपकी जो z की पोजीशन है वो यहाँ पे ये लेंथ जो है ये π/2 हो गई। उसके बाद जब आप पीछे गए तो आपने x इक्वल टू माइनस जब आपके पास 1 आया तो उस वक़्त आपका z की पोजीशन जो थी वो दैट वाज पाई। ठीक है, तो उसमें हमने ये बड़ा करके आपको दिखाया कि ये यहाँ पे पहुँच गया। इसी तरह से जब आप 3 π/2 पे आए तो आपके पास जो है वो इसका y का माइनस जो है वो इधर पहुँचा, और फिर जब आप 2 पाई पे आए तो अगेन आप इसके जो है यहाँ से परपेंडिकुलर देखें तो आपके पास ये डिस्टेंस जो है ये आपका z इक्वल टू 2 पाई है। सो आपके पास जो है ये इस तरह से एक स्पाइरल या हेलिकल कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है स्पाइरल ही का, कि हेलिकल शेप बन रही है। और ये इसके आप देखें कि एक सिलेंडर के गिर्द अगर आप कोई तार या कोई धागा या कोई लपेटना शुरू कर दें इस तरह करके, तो एग्जैक्टली ये शेप जो है वो आपको देगा। ये तो था कि कैसे आप पाथ ट्रेस करते हैं। वेक्टर्स का देखें आपने किस तरह से किया अपने 3 डायमेंशन में कोई भी स्पेस की। पहले हमने इसी को पैरामीट्रिक इक्वेशंस को जो है वो हमने 2D में भी देखा था, अब हमने इसको 3D में देखा है। हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हमने तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात की, लेकिन हम बेसिकली वेक्टर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ा हुआ है। कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल में आपके पास सिंपल फंक्शंस थे और फंक्शंस को आपने उनकी लिमिट्स डिफाइन की, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन की, डेरिवेटिव्स डिफाइन किए, उनकी इंटीग्रेशन की, सब कुछ आपने किया फंक्शंस के हवाले से, रियल वैल्यूड फंक्शंस के। तो अब हम आते हैं वेक्टर्स के हवाले से। वेक्टर के हवाले से भी क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं
वेक्टर जो है उसमें जो है रियल वैल्यूड फंक्शंस भी मौजूद हैं, और वो सारे लॉज जो हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस के इस पे भी होल्ड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अब डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब हम 2D या 3D की बात करते हैं। जब हम 2D की बात करेंगे तो थर्ड कंपोनेंट जो है k का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बिकम 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t या फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ जो भी आपका पैरामीटर है उसके साथ, तो आपके वो प्लेन में आप आ जाएंगे, अदरवाइज आप 3D में या स्पेस के अंदर मौजूद रहेंगे। सो हम इनकी जो है वेक्टर्स की लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी और उनकी जो है वो डेरिवेटिव्स और वो सारी चीज़ें जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो आप जब एक वेक्टर फंक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर फंक्शन मैंने आपको बताया है कि r ऑफ t जो है वो हमारे पास जो है वेक्टर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये वेरी कर रहा है विद t, और इसके साथ जो कंपोनेंट्स हैं ये फंक्शंस हैं। f ऑफ t है इन i यूनिट डायरेक्शन, g ऑफ t। अगर हम इसको x y z के अबाउट ले लेते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलॉन्ग ये हो जाता है और हम उसको उसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन है i है यूनिट वेक्टर, और ये i j और k म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है इन i डायरेक्शन। g ऑफ t जो है वो इन j यूनिट डायरेक्शन में, और इसी तरह h t जो है वो k कंपोनेंट है। ये आपका कोई भी वेक्टर फंक्शन है, और लेट अस से l इज़ अ वेक्टर, कि हमने ये r को वेक्टर फंक्शन कहा लेकिन l को वेक्टर कहा। इट मींस इट इज़ सम कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है, जिसकी के t के साथ वेरी नहीं कर रहा बल्कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो r हैज़ लिमिट l, ठीक है, हम कहते हैं कि r विल हैव द लिमिट l। आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही डेफिनेशन है जो कि आपने फंक्शंस के हवाले से वन वेरिएबल में आपने की थी। तो r हैज़ अ लिमिट l एज t अप्रोचेस t नॉट, ठीक है, हमारा वेरिएबल जो है वो t है। सो व्हेन t अप्रोचेस टू t नॉट एंड वी राइट दैट लिमिट व्हेन t अप्रोचेस टू t नॉट r ऑफ t, r वेक्टर है, मैंने बोर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब आप लिखेंगे तो आप इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे तो ये आपको वेक्टर को शो करेगा। अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो वो स्केलर और वेक्टर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उसमें एक जो है वो लाइन लगा के उसको स्केलर से डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, r ऑफ t इज़ इक्वल टू l व्हेन t गोज़ टू t नॉट। तो r has the limit l as t approaches to t naught, and we write limit as t approaches to t naught, r of t is equal to l if for every epsilon greater than 0, this is a small positive number, for every epsilon greater than 0 there exists a corresponding number, it's also a small number, positive number, ठीक है, there exist a corresponding number के इस पे डिपेंड कर रहा है। when there is a number epsilon greater than 0 there is a again there exists a number delta greater than 0 such that for all t if 0 is less than or equal to t minus t naught is less than delta, this hold, this implies that rt minus l is less than epsilon। ठीक है, कि for every epsilon देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, कि ये कंडीशन अगर है तो फिर ये होगी, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वेक्टर की लिमिट जो कि l है वो एग्जिस्ट करती है अगर ये जो है कंडीशन होल्ड करे। सो दिस इज़ द कंटिन्यूटी। ठीक है, आपकी लिमिट की डेफिनेशन है कि ये लिमिट की हो गई। उसके बाद हम अगर हम देखें तो हमारे पास l, मैंने आपसे कहा कि l जो है वो आपका एक वेक्टर है। लेट अस से कि l जो है वो हैज़ द कंपोनेंट l1 इन i यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, l2 इन j यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, l3 इन k यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। हमने वेक्टर की बात की थी, इसके कंपोनेंट्स ये थे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देन द लिमिट एज t गोज़ टू t नॉट r t इज़ इक्वल टू l मीन्स कि आपके पास जो है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो करेगा। f ऑफ t हमारे पास वेक्टर फंक्शन का फर्स्ट कंपोनेंट था इन i यूनिट डायरेक्शन, और l1 जो है वो l का है। सो व्हेन लिमिट व्हेन t गोज़ टू t नॉट f ऑफ t विल अप्रोच टू l1
इसी तरह से लिमिट व्हेन t गोज़ टू t नॉट, g ऑफ t जो सेकंड कंपोनेंट था हमारे वेक्टर फंक्शन का, वो अप्रोच करेगा L2 को, और फिर जो लिमिट थर्ड है वो आपकी जो है वो L3 जो है वो h ऑफ t जो है वो हमारा वेक्टर फंक्शन का थर्ड कंपोनेंट था इन k यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। सो विद k यूनिट वेक्टर डायरेक्शन उसकी का फंक्शन था, तो ये आपके पास जो है वो एच टी जो है लिमिट व्हेन t गोज़ टू t नॉट आपके पास L3 आएगा। सो आपके पास क्या है आर टी व्हेन t गोज़ टू t नॉट, इसकी लिमिट क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास एफ ऑफ टी हो गया, ये आपका यूनिट वेक्टर, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिमिट आपने इस फंक्शंस की लेनी है। सो आपके पास ये जी टी है व्हेन टी गोज़ टू टी नॉट एंड प्लस एच टी व्हेन टी गोज़ टू टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय विद देयर करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है अब आपके पास क्या है, ये दिस इज L1i प्लस L2j प्लस L3k, और वो आपके पास जो है वो आपके L के बराबर है। सो आपकी लिमिट जो है वो प्रूव हो जाती है कि वो L के इक्वल होगी। सो इफ़ आर टी इज इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, तो देन what will be the limit when t goes to say pi by 4। तो आपकी जो लिमिट है आर टी की when t goes to pi by 4, तो क्या होगी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हैं वो हम फंक्शंस ले लें। लिमिट when t goes to pi by 4, पहला जो है वो cos of t i प्लस लिमिट as t goes to pi by 4 sin of t with unit vector in j direction plus the limit as t goes to pi by 4 of this t and multiplied by its unit vector in k direction। सो आपके पास cos t की पाई बाय 4 क्या है, 1 बाई अंडर रूट 2। इसका साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या है, वो भी अंडर रूट 1 बाई 2 है। सो और t जो है दैट विल बी पाई बाय 4। सो आपकी जो लिमिट आएगी वो आएगी इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द डिनोमिनेटर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको करूँ तो ये जो है ये आपके पास क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 2 तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें अंडर रूट 2 से, ठीक है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी किया मैंने, डिवाइड भी कर दिया, एक मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और एक मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मेरी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, गड़बड़ नहीं होगी, प्लस पाई बाय 4 के। तो आप देखिए कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर हो गया, और ये 2 स्क्वायर और अंडर रूट जो है ये मिल के आपके पास आ जाता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आई प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 जे प्लस पाई बाय 4 के। यही मैंने इस तरह लिखा क्योंकि इस तरह से मुझे थोड़ा सा राइटिंग में अच्छा लगा कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है सिर्फ 1 बाई अंडर रूट 2 के हवाले से लिखने का, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी आपको सेम रिजल्ट देगा। ये फिर एक और डेफिनेशन है कि अब हमने कहा कि लिमिट की बात की, तो लिमिट के बाद ऑब्वियसली आपको पता है फंक्शन में भी कंटिन्यूस फंक्शन की बात होती है। सो हमने वेक्टर्स की लिमिट की बात की, उसके बाद हमने आपको फंक्शन की लिमिट की भी बताया। तो आप क्या है कि डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की कि ए वेक्टर फंक्शन आर टी इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट टी इज़ इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। ये फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन जो है वो दैट विल बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट टी इज़ इक्वल टू टी नॉट इन इट्स डोमेन, ठीक है। जो डोमेन डिफाइन है हम उसी की बात करेंगे, हम आउटसाइड द डोमेन नहीं जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटसाइड द डोमेन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम जो डोमेन हम डिफाइन करते हैं हम कंटिन्यूटी लिमिट जो कुछ भी है उसी के अंदर देखते हैं। सो हम विद इन द डोमेन रहेंगे। इफ़ लिमिट एज टी गोज़ टू टी नॉट आर ऑफ टी इज़ इक्वल टू आर ऑफ टी नॉट,
ठीक है, कि आपके क्या है, आपकी कंटिन्यूस फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, और आपका डिफाइन फंक्शन होना चाहिए और उसकी लिमिट और उसकी जो टी नॉट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। सो एग्जैक्टली वही। सो आपके फंक्शन की जो कंटिन्यूस फंक्शन के जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पे, फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे, और उसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो उसकी फंक्शन की टी उस सेम उस पॉइंट पे इक्वल वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। सो यही जो है वो डेफिनेशन जो है वो वेक्टर्स के हवाले से भी है। सो द लिमिट एट टी एज टी अप्रोचेस टू टी नॉट विल बी इक्वल टू आर ऑफ टी नॉट। द फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट विद इन इट्स डोमेन। ठीक है, कि हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो पूरे डोमेन में कंटिन्यूस, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन उसके डोमेन में होगा, हम डोमेन से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, सो ये एक डेफिनेशन है। उसके अलावा हम एक एग्जांपल करते हैं कि फंक्शन जी ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी आई प्लस साइन ऑफ टी जे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी ऑफ के। अब आप देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है क्या है कि आपके पास ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एवरी इंटीजर। ठीक है, हमने कंटिन्यूस की बात की, कंटिन्यूस सारे ही फंक्शन जो अभी हमने हेलिकल उसकी बात की थी, स्पाइरल जो कर्व की बात की थी, और सारी कर्व्स जो हैं नॉर्मली वो कंटिन्यूस होती हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूस फंक्शंस आपको कोई कोई मिलते हैं। सो एक एग्जांपल ये है जो कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन की है। बेशक साइन कॉस टी जो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी कंटिन्यूस है, साइन टी जो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो के का कोफिशिएंट है दैट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो इससे एक चीज़ और जो शो हो रही है वो ये है कि आपके पास बेशक कोई एक पॉइंट भी एक फंक्शन है वो अगर डिसकंटिन्यूस हो तो आपके पास पूरे का पूरा फंक्शन जो है वेक्टर जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आपको देखिए कि हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की थी, अगर हम एक्स और वाई की बात करते हैं तो टी के साथ जो है वो इंटीजर्स में देखें तो आपके पास क्या था कि अगर हम यहाँ यूनिट लेते हैं 1 2, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रही हूँ कि ये क्या था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे आपके पास ये होल आता है, फिर ये आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन जो है ये इसको अगर मैं ग्राफिकल ड्रा करूँ तो ये इस तरह के स्टेप फंक्शंस जो हैं वो ये आपके जो है वो, और ये इंटीजर जो है ये आपकी जो है ये यहाँ पे 1 है और ये फंक्शंस आपके 2 हैं। इस तरह से आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सो आपके पास जो है इन इंटीजर वैल्यूज़ पे आपका ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। सो आप जब टी की वैल्यू लेके जाएंगे और टी की वैल्यू जब इंटीजर पे आएगी तो आपके फंक्शन जो है वो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव की बात है। द वेक्टर फंक्शन आर टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के हैज़ अ डेरिवेटिव आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट टी इफ एफ जी एंड एच दे हैव द डेरिवेटिव्स एट टी। कि हम क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वेक्टर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, ये इट विल हैव अ डेरिवेटिव एट टी कि अगर उसके एफ जी और एच जो हैं वो डिफरेंशिएबल हों एट टी। ठीक है, ये अगर इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उस वेक्टर के भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। द डेरिवेटिव इज द वेक्टर फंक्शन, ठीक है, आर डैश टी जो है डी आर बाई डी टी और लिमिट एस टी गोज टू डेल्टा टी गोज टू 0। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह से हमने जो है वो पहले 1D प्रॉब्लम्स में फंक्शंस के डेरिवेटिव डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली उसी तरह से डेरिवेटिव डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब वेक्टर की के साथ हैं। सो क्या होगा, डी एफ बाई डी टी आई और डी जी बाई इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आप उसको करके तो आपका वेक्टर का डेरिवेटिव आपको मिलेगा। ए वेक्टर फंक्शन आर इज़ डिफरेंशिएबल इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, कि अगर आपके पूरे हर पॉइंट पे हर टी पे जो है ये डिफरेंशिएबल है तो फिर हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल इन द डोमेन है। द कर्व ट्रेस्ड बाय आर इज स्मूथ इफ डी आर बाई डी टी इज कंटिन्यूस।
ठीक है, कर्व आपकी स्मूथ होगी कि अगर डी आर बाई डी टी कंटिन्यूस हो एंड नेवर ज़ीरो, दैट इज इफ एफ जी एंड एच हैव कंटिन्यूस फर्स्ट डेरिवेटिव दैट आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि 5 दफ़ा आपका जो है वो डी एफ बाई डी टी ज़ीरो हो सकता है, डी जी बाई डी टी ज़ीरो हो सकता है, डी एच बाई डी टी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई एक जो है इनमें से कंपोनेंट जो डेरिवेटिव का है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो आपका जो डी आर बाई डी टी वो कंटिन्यूस होगा, और ज़ीरो तब होगा जब तीनों कंपोनेंट्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे। सो एक कम से कम जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो इसका होना चाहिए। सो वी से दैट दे आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू ज़ीरो। सो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस तरह से है कि डी आर बाई डी टी आप देखिए कि आपके पास क्या है कि हम जब इसमें यहाँ पे सेकेंड लाइन लेते हैं, ये पी है, ओ पी जो है वो आपके पास आर ऑफ टी है, और आफ्टर सम टाइम स्मॉल डेल्टा टी, ठीक है, ये आपके पास जो है ये पाथ जो ट्रेस हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्यू पे पहुंचा, तो आपकी जो पोजीशन है नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर बना वो आपके पास आर टी प्लस डेल्टा टी बना। सो दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक है, जो कि आपके पास आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी बनती है, ये सेकेंड लाइन है। व्हेन यू डिवाइड इट बाय डेल्टा टी एंड व्हेन लिमिट डेल्टा टी गोज टू ज़ीरो, तो आपके पास ये डेरिवेटिव बनता है। उसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हम अगर आर को डिफाइन करते हैं, हमने ये डेरिवेटिव किया, और आप देखिए कि हमारे पास P से Q को मूव करने में जब पाथ ट्रेस हो रहा है तो डेल्टा टी स्मॉल टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है ये P से Q पे पहुंचा, और हमारे पास जो है ये सेकेंड लाइन जो बनी वो आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी बनी। और अगर हम इसको देखें और डेल्टा टी, तो व्हेन लिमिट टी गोज़ टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव की फॉर्म आती है। इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास देखिए P के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, P जो है वो उसका वेक्टर जो है वो है आर टी, जिसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के है। ठीक है, जब ये मूव किया फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो इसके जो नेक्स्ट जो आपके पास वेक्टर बना वो आर आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी, आपकी पोजीशन वेक्टर ये है। हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ऑब्वियसली ये भी उसी तरह से चेंज होंगे, आई प्लस जी टी प्लस डेल्टा टी प्लस एच, इसके साथ यूनिट वेक्टर जे है, एच टी प्लस डेल्टा टी और के। ठीक है, तो आपके पास क्या है, पी क्यू जो सेकेंड लाइन बनेगी या वेक्टर बनेगा, दैट विल बी आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, ये आप देखिए कि ये वेक्टर आपके पास ओ पी है, ये आपके पास ओ क्यू है, तो इसमें जो आपके पास वेक्टर बनता है दैट इज दिस माइनस दिस। आप देखिए कि इसको अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास जो है ये वेक्टर जो है ये माइनस आपके पास, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसका हेड और इसकी टेल मिल रही है, आपके पास ये वाला वेक्टर जो है आप इसमें से माइनस जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। हमारे पास जो है ये माइनस साइन के साथ वेक्टर जो है ये बन रहा है। आपके पास क्या है, दिस इज एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आई प्लस जी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जे प्लस एच टी प्लस डेल्टा टी के, माइनस है तो माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आई माइनस जी ऑफ टी जे माइनस एच ऑफ टी के। इनको आप कंबाइन कीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी
इसमें से आई दोनों के पास यूनिट वेक्टर सेम है, सो दिस इज एफ ऑफ टी ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इसका भी यूनिट वेक्टर जे है, इसका भी यूनिट वेक्टर जे है, सो मैं इसको इस तरह से कंबाइन कर सकती हूँ, प्लस एच एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच एफ टी, और ये यूनिट वेक्टर इसके साथ आपके पास जो है वो k का यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमारे पास क्या है कि आपके पास एक्सप्रेशन ये आया। अब इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ डेल्टा टी से तो मेरे पास आएगा आर टी प्लस डेल्टा टी, ये इंस्टेंटेनियस जो है वो स्पीड कहलाती है और वेक्टर की जो है वो डायरेक्शनल है, तो आपकी वेलोसिटी हो गई ठीक है। सॉरी ये एवरेज वेलोसिटी है आपकी, ये स्पीड है इस पार्टिकल की फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसका यूनिट वेक्टर आई है, प्लस जी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जी ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जे प्लस एच एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच एफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और के ठीक है। अब इसकी आप लिमिट लीजिए, लिमिट व्हेन डेल्टा टी गोज़ टू 0 आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी इज इक्वल टू divided by delta t is equal to limit when delta t goes to 0 f t plus delta t minus f of t limit delta t goes to 0 g of t plus delta t minus g of t over delta t j plus limit delta t goes to 0 h t plus delta t minus h of t divided by delta t और k। अब ये जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं ठीक है, और इसको आपने कैलकुलस 1 के कोर्स में ठीक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के कोर्स में आपने ये डेफिनेशन सारी की सारी पढ़ी हैं, वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। और इसका आपको पता है कि फंक्शन जो है हमने कहा कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन दे आर कंटिन्यूस, और तो फिर क्या है डेल्टा टी व्हेन गोज़ टू 0, तो ये आपको क्या देता है, दिस गिव्स यू डी एफ बाय डी टी ठीक है आई प्लस डी जी बाय डी टी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ठीक है हमने पहले की, प्लस डी एच बाय डी टी के। सो आपके पास ये लिमिट जो है, और ये लिमिट एग्जैक्टली हम इस क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हैं इसको फॉलो करें तो ये आपके पास डी आर वेक्टर टी ओवर डी टी आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डी एफ बाई डी टी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं स्केलर फंक्शंस जो हैं वो डी जी बाई डी टी जे प्लस डी एच बाई डी टी के। सो आपके पास ये जो है डेरिवेटिव्स जो हैं ये आपके पास एक्सप्रेशंस जो हैं इस फॉर्म में आ जाते हैं। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है, और इसको आप उसी तरह से प्राइम के साथ शो कर सकते हैं, जो इसका आर्गुमेंट है, इसका पैरामीटर है, वो हमारे पास जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर है। सो दिस इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर ये हमारे पास तमाम डोमेन में डिफरेंशिएबल हो और ज़ीरो में आपके पास, मैंने आपको बताया कि इनमें से एटलीस्ट एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। द वेक्टर r डैश t when
different from 0 is defined to be the vector tangent to the curve at P। ठीक है, कि आप इसका जो डेरिवेटिव है एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह हमने फंक्शंस की बात की कि इफ दिस इज़ नॉन ज़ीरो तो ये आपको टेंजेंट लाइन देगा एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपके डेरिवेटिव के वन q अप्रोचेस टू, जब डेल्टा t अप्रोच करता है ज़ीरो को, इट मीन्स कि ये डेल्टा t बिकम ज़ीरो स्मॉलर एंड इट बिकम इक्वल टू ज़ीरो। सो देयर इज़ नो डेल्टा t कि आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो। एंड जो आपको देता है वो ये आपको डेरिवेटिव देता है। और अगर हम उसकी बात करते तो ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर एट द पॉइंट P। और ये आपको जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट टू दिस पॉइंट एट कर्व जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन आपको मिल रही है। सो हमारे पास अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ये टेंजेंट वेक्टर है टू द कर्व एट पॉइंट P। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट ए पॉइंट T नॉट, ठीक है, टू द कर्व एट ए पॉइंट, ये जो T नॉट है ये आपका पैरामीटर है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है रीच करेगा व्हेन T इज इक्वल टू T नॉट एट FT नॉट कॉमा GT नॉट कॉमा HT नॉट। तो पॉइंट ये है, दिस इज डिफाइंड टू बी द लाइन थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू R डैश T नॉट। ठीक है, when dr by dt is not equal to 0 curve is smooth has a continuously turning tangent at each point। ठीक है, आपकी कर्व जब स्मूथ होगी और टर्न कर रही है तो ऑब्वियसली आपका जो टेंजेंट है एट ईच पॉइंट वो भी टर्न करेगा। ऑन अ स्मूथ कर्व देयर आर नो शार्प कॉर्नर्स और कर्व्स। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से रियल लाइन की बात आपने की थी एग्जैक्टली उसी तरह से आपके पास नहीं होगा। ए कर्व दैट इज मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स pieced together in a continuous function is called a piecewise smooth। ठीक है, कि आपके पास इस टाइप की कर्व्स जो हैं ये piecewise smooth कर्व्स हैं, लेकिन ये जो है ये आपके पास जो है डिफरेंट कर्व्स हैं जो कि पीस में इस पोर्शन में कंटिन्यूस है, इस पोर्शन में कंटिन्यूस है, इसमें है, और ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो आपको देता है। सो हमारे पास जो था वो आज का लेक्चर जो है हमने इसको देखा, हमने आपको एक नई चीज़ जो है वो डिफ़ाइन की वेक्टर्स की हवाले से, जो कि आपके पास हमने पहले आपको प्लेन में बताया था थोड़ा सा, और उसमें उनकी एडिशंस बताई थी, उनकी सब्ट्रैक्शन बताई थी, फिर डॉट प्रोडक्ट बताया, फिर स्केलर प्रोडक्ट बताया। आज जो हमने किया हमने उसको स्पेस में लेके गए और पैरामीट्रिक इक्वेशन के किस तरह से कर्व किस तरह पाथ ट्रेस होते हैं, जो कि रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हमारी पूरी इंजीनियरिंग में आपको वेक्टर्स और वेक्टर की नोटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे जो हैं देखें फ्लूइड मैकेनिक्स में देखें, अगर आप वेक्टर नोटेशन को यूज़ करें तो आप तमाम 3D की जो मोमेंटम इक्वेशंस हैं उनको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपकी जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो है बड़े आसानी से आप उनके ऑपरेटर्स के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, और आपकी रोटेशन की इक्वेशन जो हैं वो वॉर्टिसिटी के फैक्टर ये सारे जो हैं वो इन्हीं वेक्टर्स के साथ जो हैं रिलेट कर रहे होते हैं, जो आपको बहुत फिज़िकल कॉन्सेप्ट के हवाले से वेक्टर्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो हम जो है वो यहाँ पे हमने आज का जो लेक्चर है उसकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस की, अभी हम इसको फर्दर जो है वो आगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में लेके चलेंगे। तो आपको आई होप कि आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करें, और थॉमस फिनी की बुक को फॉलो करें, और इसके जो भी हैं ऑड क्वेश्चन हैं रिलेटेड एक्सरसाइजेस में उनको ज़रूर रिवाइज करें, जो आपके क्विज में भी, असाइनमेंट्स में भी, और आपके टर्मिनल्स में भी, मिड टर्म में, सेशंस में आपको वहीं से क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे। सो आज का लेक्चर यही था। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, इसी को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। खुदा हाफिज़।